आगे वो उसके बाद से डाउन आता है। तो सर जब लिखा है टू देयर होमलैंड, मतलब देयर तो प्रोनाउन बन गया। देयर का बड़ा ये जो वर्ड है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। असल में नाउन है होमलैंड, और होमलैंड एक नाउन से पहले देयर क्या चीज है? देयर एडजेक्टिव है। तो अगर आप नाउन ना लगाएं, सिर्फ देयर लगाते हैं, तो आप कह सकते थे कि आई वेंट टू देयर, आई वेंट टू हिज, आई वेंट टू माय, आगे नाउन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह मैं कहूं कि आई टॉक टू एन ऑनेस्ट वन, आई टॉक टू एन ऑनेस्ट पर्सन, तो आई टॉक टू पर्सन। तो पर्सन कैसे? वो जो ऑनेस्ट है वो नाउन के साथ आया, प्रेपिंग के बाद नाउन आना ही आना होता है। ठीक होगी बात ना? क्लियर होगी बात? लेकिन आपने कहा सर पहला वर्ड ही नाउन होता है। पहला वर्ड नाउन नहीं होता बेटा, प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला वर्ड नाउन होता है। प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला वर्ड नाउन होता है। अब वो जो बाद में आने वाला वर्ड है उसके बाद जो पीछे किसी वर्ड के साथ लिंक करेगा, ठीक है। अब हमने ये, मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। अगली एग्जांपल वाला लिखो, ऑल वाइज पीपल आर लॉयल टू देयर होमलैंड। लिख लिया आप लोगों ने? अब टू क्या चीज है? प्रेपोजिशन है। तो टू के बाद असल में नाउन कौन सा है? होमलैंड नाउन है। होमलैंड नाउन है और होमलैंड से पहले क्या लगेगा? टू। अब आप बताएं इसका लिंक किसके साथ बन रहा है? अच्छा बताओ, ऑल टू देयर होमलैंड बन सकता है लिंक? बिल्कुल बन रहा है लिंक, ऑल टू देयर होमलैंड। और कौन सा बन रहा है? अच्छा, वाइज टू देयर होमलैंड लिंक बनता है? वॉइस नहीं बन रहा। लॉयल टू देयर होमलैंड एग्जैक्ट लिंक बन रहा है। अब लॉयल पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से एडजेक्टिव है, लिहाजा एडजेक्टिव प्रेपोजिशन और नाउन का लिंक बन रहा है। ठीक हो गया बच्चों? यहां तक बात, यहां तक बेटा बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब एक सेंटेंस लिखेंगे और एक और सेंटेंस लिखें बेटा। आई फाउंड माई एल्डर ब्रदर अ मैन ऑफ विजडम। आई फाउंड माई एल्डर ब्रदर अ मैन ऑफ विजडम। आई फाउंड माई एल्डर ब्रदर, लिख नहीं रहे हो तो I found my elder brother a man of wisdom. लिखा गया बेटा? I found my elder brother a man of wisdom. लिख लिया बेटा? अच्छा, अब मुझे बताएं इसमें preposition कौन सी है? Of preposition है। Of के बाद next word कौन सा है? Noun है। अब लिंक तलाश करेंगे, लिंक किसके साथ बना है? हम क्या कहते हैं? I of wisdom को बनता है मतलब I of wisdom कोई नहीं बन रहा। अच्छा, found of wisdom के बाद बनती है? फाउंड कोई नहीं बन रहा। अच्छा, एल्डर ब्रदर ऑफ विजडम, एल्डर ब्रदर ऑफ विजडम नहीं बन रहा, कोई नहीं बन रहा। मैन ऑफ विजडम बन रहा है, मैन ऑफ विजडम। तो मैन भी नाउन है और विजडम भी नाउन है। नहीं, विजडम एडजेक्टिव आप लोग कहते हो, विजडम, विजडम क्लास, विजडम वर्ड, विजडम नाउन, विजडम नाउन। तो इसका जो लिंक बनेगा मेरे बच्चों, वो क्या बन रहा है? मैन ऑफ विजडम, नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन। तो मेरे बच्चे 3 लिंक बनते हैं सिर्फ। देयर आर 3 लिंक्स यू कैन फाइंड आउट, 3 लिंक्स। नंबर 1 नाउन प्रेपोजिशन नाउन, फिर एडजेक्टिव प्रेपोजिशन नाउन और वर्ब प्रेपोजिशन नाउन। ये 3 आपकी तरफ से लिंक बनेंगे, ठीक है। अच्छा, आप देखिए, वर्ब प्रेपोजिशन नाउन, एडजेक्टिव प्रेपोजिशन नाउन और ये नाउन प्रेपोजिशन नाउन के साथ बनेगा। अब बेटा जी 2 मेजर टाइप्स हैं प्रेपोजिशंस की। अब हमें कैसे याद करना है? अब तक बेटा मुझे बताएं, जरा क्लियर करेंगे, कुछ चीजें याद हुई कि प्रेपोजिशन के बाद वाला वर्ड हमेशा क्या होगा? नाउन होगा। प्रेपोजिशन और नाउन दोनों मिलकर सेंटेंस में कहीं पिछले वर्ड के साथ लिंक बना रहे होंगे, और वो लिंक बनाने वाला वर्ड या नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या वर्ब, इसके अलावा कुछ चक्कर नहीं। तो जब भी मैं कहूंगा ना ये प्रेपोजिशन है, तो आप कहेंगे इसमें 3 वर्ड कौन से हैं? 2 तो मुझे पहले पता है कि ये प्रेपोज के बाद नाउन, तो पिछला कौन सा वर्ड है उसको लिंक बनाना आपको तलाश करना है। अच्छा जी, यहां तक बेटा जी बातें क्लियर हो गई हैं? ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं, देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ प्रेपोज। बेटा प्रेपोज में 2 मेजर टाइप्स हैं। प्रेपोज कितनी टाइप्स हैं? 2। कुछ प्रेपोजिशन ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। मैंने क्या कहा था आपको? एडजेक्टिव प्लस प्रेपोजिशन, नाउन प्लस प्रेपोजिशन, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जब एडजेक्टिव यूज करेंगे प्रेपोजिशन भी साथ ही आएगी। मतलब ऑनेस्ट है ना, तो ऑनेस्ट टू, बिलीव वर्ब है तो बिलीव इन, ठीक है। इंटरेस्टेड एडजेक्टिव तो इन, प्रेपोजिशन फिक्स है, फिक्स प्रेपोजिशन। लॉयल टू, ऑनेस्ट टू, ठीक है। काइंड टू, फिक्स प्रेपोजिशन। कुछ प्रेपोजिशन ऐसी होती हैं जो फिक्स नहीं होती हैं, वो मीनिंग टू, वो प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाती है। वर्ड चेंज हुआ, प्रेपोजिशन चेंज हो गई। उस हवाले से आपको बेटा समझना है, एक होती है फिक्स्ड प्रेपोजिशन और एक होता है
contextual preposition. अब fixed preposition समझें क्या होता है, जैसे आप समझे जो adjectives, verb and noun always take the same preposition. They are fixed and should be learned as we learn a list of words. अब आपको contextual preposition समझाता हूं मैं क्या होती है. सन्ना लिखें सारे बच्चे, आप सन्ना लिखें. My friend came dash me. My friend came dash me. देखो शाबाश जल्दी से. My friend came dash me. My friend came dash me. Dash blank. My friend came blank me. लिख लिया बच्चे. My friend came blank me. कौन सी preposition आएगी यहाँ पे? My friend came to me, before me, after me. ठीक है ना? My brother came for me. ठीक है ना? और my brother came with me, and my brother came without me. तो सारे आ रही preposition. आ रही कि नहीं आ रही? और preposition चेंज करके जा रहे हैं, मीनिंग चेंज करके जा रहे हैं. समझे बात को? तो ये है contextual preposition कि आपकी मीनिंग चेंज हो रही है. तो अब आपने दो तरह की preposition याद की. पहली कौन सी है? Fixed preposition. दूसरी कौन सी है? Contextual preposition. Fixed preposition adjective के बाद fixed verb, verb के बाद fixed preposition. लेकिन contextual होता है कि कोई भी preposition आ सकती है, तो वो contextual थोड़ी सी टफ होती है कि आप कौन सा मीनिंग क्लियर हो रहा है यहाँ तक. अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा जी हम जो है ना वो ये फिक्स्ड preposition एग्जांपल है, फिर contextual preposition एग्जांपल है. ये आपका जो लेक्चर है ना यहाँ पे जो मैं जूम के ऊपर है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मैं आपको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर. आप हाँ जी मैं कल भी जूम पे ले लूँ क्लास आपकी, लेकिन ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं उसके ऊपर क्या कहते हैं यूट्यूब के ऊपर ये लेक्चर अपलोड भी हो जाएगा, तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं. ये लिस्ट मैंने फिक्स्ड preposition की बताई हुई है, जैसे लॉयल टू है, काइंड टू है, फेथफुल टू है, एडजेसेंट टू है, कीन ऑन है. ये फिक्स्ड मैंने यहाँ की लिस्ट आप इसको पढ़ सकते हो. अब जो contextual preposition है वो जरा वो भी उसकी भी लिस्ट बनाई हुई है. वर्क फॉर मी, फॉर माई कॉज एंड फॉर योर ओन बेनिफिट. और ये जो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये बड़ी लिस्ट आपने इसको देख लीजिएगा, आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है बच्चों जी? हाँ जी हर रोज. अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये है 3 पोजीशंस ऑफ preposition. ये हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये देखें preposition या स्टार्टिंग पे आ सकती है, मिडिल पे आ सकती है, या एंड पे आ सकती है. फिर काइंड्स ऑफ preposition बेटा जी 3 तरह की preposition होती हैं. और देखें 3 तरह की preposition आपकी बुक में भी लिखी हुई हैं. एक है सिंपल preposition, कुछ है कॉम्प्लेक्स, और एक है कंपाउंड. लिखी हुई है बुक के अंदर आपकी. ठीक है, मैं अब बुक के ऊपर डायरेक्ट ले जाता हूँ. जरा ये एडवांस स्टडीज हैं, लिहाजा हम इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे. चले वो ये एडवांस लेवल की थी. हम अपने ना काम की तरफ आते हैं. ये बेटा जी आपकी ना, इससे पहले कि मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, हर वक्त preposition यूज की जा सकती है? नहीं, हर वक्त preposition इस्तेमाल नहीं की जा सकती. 4 जगहों पे आपने preposition यूज करनी है. ये इंपॉर्टेंट है तो एडवांस स्टडी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि preposition कहाँ पे लाजमी यूज करनी है. लिख लें बेटा जी. पहली चीज जो आज यहाँ पे आप लिखोगे, एक्टिव और पैसिव बनाने के लिए. एक्टिव और पैसिव में आपने सेंटेंस देखना है कि ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है. बेटा तू लिख नहीं रहे तो जो नहीं है इधर में. अगर सेंटेंस बेटा ये पैसिव है ना, तो उसके अंदर लाजमी preposition होगी. जी सर, पैसिव. ये होमवर्क कॉपीज में आप जो आए हुए हैं वो अपनी कॉपीज क्लिक कर लीजिएगा. जो फाइल है बेटा वो आप मुझे स्टार्ट पैसिव स्ट्रक्चर जहां कहीं आएगा बेटा आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पैसिव आना ही आता है. एक्टिव है इसके अंदर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. पहली चीज पैसिव. दूसरी बेटा जी आप लिखना है वर्ब और नाउन को चेक करना है कि ये वर्ब है कि नाउन है. वर्ब और नाउन. कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद preposition नहीं आती, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके बाद preposition आती है. आपने ये चेक करना है कि भाई यहाँ पे preposition आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए. पहले मैंने क्या बताया कि वो सेंटेंस एक्टिव है, ये पैसिव. पता है ना एक्टिव पैसिव क्या होता है? ठीक है. फिर आपने चेक करना है कि ये जो मैंने वर्ड इसके बाद जो preposition में लगा रहा हूँ ये नाउन है कि वर्ब है. ठीक है, ये 2 चीजें होंगी. तीसरी आपने ये चीज देखनी है कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है. वो वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव. 3 चीजें होंगी. चौथा लिखें मीनिंग्स.
मीनिंग्स की। ये एडवांस स्टडी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे प्रेपोजिशन लगानी है कि नहीं लगानी। मैंने बेटा जी आपको 4 चीजें बताई हैं। पहली चीज मैंने क्या बताई कि वो सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव, वो वर्ड नाउन है या वर्ब। तीसरा क्या बताया मैंने आपको, ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। और चौथा मीनिंग के लिहाज से। ये हम इसको बाद में चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक हो गई? मीनिंग्स के लिहाज से, मीनिंग के लिहाज से। क्या कर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हैं क्या कर रहे हो, ये क्या करके जा रहे हो? पहला मैंने आपको बताया था कि एक्टिव या पैसिव, दूसरा नाउन या वर्ब, तीसरा ट्रांसिटिव इनट्रांसिटिव, और चौथा मैंने मीनिंग के लिहाज से बताया। अब आ जाओ बेटा, ये आपकी बुक के अंदर प्रेपोजिशन के चैप्टर नंबर 9 है। काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन लिखी हुई है यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल प्रेपोजिशन लिखी हुई है। और सिंपल प्रेपोजिशन क्या लिखी हुई है? सिंपल प्रेपोजिशन, These are single word preposition, मतलब in, on, before, ये क्या है? सिंगल preposition है। और कंपाउंड क्या होती हैं? जिसमें दो लफ्ज शामिल हो जाते हैं, जैसे सॉरी फॉर है, डिसाइड ऑन है, वगैरह वगैरह। जैसे इन व्यू ऑफ है, बाय वर्च्यू ऑफ है, और विद रेफरेंस टू है। ये जो है ना कंपाउंड prepositions कहलाती हैं। अब आ जाए बेटा जी, लेट्स रिमेंबर पे आओ जरा। अब आप एक्सरसाइज को करते हैं, जल्दी देखें जरा। देखें क्या लिखा हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विद prepositions to complete the following letter. This feels like a real holiday dash ages and I am enjoying it tremendously for ages. अब एक और बात बताएं, ages क्या चीज है? नाउन है कि नहीं है? और उससे पहले आपने एक preposition क्या लगाई? for लगाई। और for से पहले किसके साथ लिंक कर रहा है ये? real for ages के holidays for ages के feels like for ages है, feels like for ages है। बताएं किसके साथ लिंक कर रहा है? feels like for ages, feels like for ages, इसका ताल्लुक feel for like ages के साथ है। तो for ages कई सारे ये for preposition लगेगा। इसके बाद है I love being dash a beach, I love being on a beach। तो being on a beach भी आ सकता है और love on a beach नहीं होता। love on a beach का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो I love being on a beach। So we arrived here almost a week ago and I cannot believe the time is passing by so fast. हाँ जी, क्या किया हुआ? हाँ नहीं है। अच्छा, we arrived here almost a week ago and I can't believe this is by so fast. We finally completed our journey dash Friday, on Friday evening at about 11 o'clock. We checked in. We checked into our hotel immediately भी हो सकता है, और checked in our hotel immediately भी हो सकता है। हाँ, check out भी हो सकता है, उसका मतलब बाहर नहीं जाना होता। अच्छा, our room is on the top floor and we can see the beach through the window. Our room is on the top floor and we can see the beach through the window. To the window. The beach is not far. We cannot walk there in 5 minutes. Yes, the beach isn't far. We can walk there in 5 minutes. The only problem is that we have to go through a busy intersection. We stay in our home. We stay in our room. अब बताएं, वी स्टे इन आवर रूम के अंदर लिंक कौन सा बन? देखो, इन के बाद नाउन है और वी इन रूम है कि स्टे इन आवर रूम है? स्टे इन आवर। और थ्रू आउट द डे होगा या क्या होगा? वी स्टे इन आवर रूम थ्रू आउट द डे, सारा दिन। थ्रू आउट द डे होगा, नहीं, थ्रू आउट द डे, सारा दिन। बट इन द इवनिंग वी गो टू द बीच, यूजुअली देयर इज अ पार्टी ऑन द बीच। और सर प्रेपोजिशन हमेशा वर्ब से रिलेट करेगा? नहीं बेटा, प्रेपोजिशन वर्ब के साथ भी आ सकती है, नाउन के साथ भी और एडजेक्टिव के साथ भी आती है।
हाँ जी, but the beach in the evening yesterday it went on till very late and today we come back at 9 o'clock. ये मैंने आपको वो जो साथ इसके आंसर भी दे दिया हुआ है. Usually there is a party on the beach at 6. हाँ जी, on the beach, party on the beach in the evening, on the beach in the evening at 9 o'clock. ठीक हो गई जी बात. अब बेटा जी आप ऐसा करें, 1 मिनट लें, सारे बच्चे देखें जहां जहां आपने प्रेपोजिशन लिखी है उसके बाद अगला वर्ड देखें कौन सा है. जल्दी करें जरा, देखें आपको क्या नजर आ रहा है. हर प्रेपोजिशन के बाद नेक्स्ट वर्ड कौन सा नजर आ रहा है आपको? नाउन नजर आ रहा है. मैंने जो बात कही थी एज नाउन होगा है, इट इज नाउन ऑब्वियसली. Still 5 minutes now. मिनट नाउन नहीं होता. About 11 o'clock. 11 ओ क्लॉक, क्लॉक क्या होता है? घड़ी. नाउन नहीं है. इंटरसेक्शन वो चौक को कहते हैं. नाउन होगा ये भी नाउन है. सारे नाउन है पुत्र. इस बात करने के बाद ये कंफर्म बात है. अंडरस्टूड. हाँ जी है. इवनिंग एडवर्ब कहाँ से आ गया बेटा? शाम. कौन सा वक्त? शाम. वो एडवर्ब को टाइम तब होता है मैं एक्शन के साथ रिलेट करता कि आई केम हियर इन द इवनिंग. इन द इवनिंग सारे का सारा एडवर्ब फंक्शन कर रहा है लेकिन है तो नाउन नहीं बोला. मैं बिल्कुल नाउन है. आई एम रेडी. प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के ऊपर आ जाओ. अब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होती है? प्रेपोजिशन प्लेस बताएगी कि वो प्रेपोजिशन जो जगह के बारे में बता रही होगी. देखें, राना वाज लाइंग डैश द ग्रास रीडिंग अ बुक. बताएं क्या होगा? ऑन द ग्रास, इन द ग्रास, ऑन द ग्रास. और आमिर फेल डैश हिज बाइक. बोलो क्या होगा? ऑफ हिज बाइक होगा बेटा. फेल ऑफ. फेल के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगती है. अच्छा मुझे पहले बताएं, जो राना वाज लाइंग ऑन द ग्रास है तो राना ऑन द ग्रास भी होता है वैसे बाय द वे. राना ऑन द ग्रास भी होता है और लाइंग ऑन द ग्रास की दोनों लिंक बन रहे हैं. तो लाइंग वर्ब है और प्रेपोजिशन और नाउन. इसके बाद आमिर फेल ऑफ. अच्छा बेटा बताएं, आमिर ऑफ हिज बाइक होगा कि फेल ऑफ हिज बाइक होगा? फेल. और फेल क्या चीज है? वर्ब, प्रेपोजिशन और नाउन. इसके बाद कस्टमर स्टूड क्राउडेड डैश द टेबल. तो कस्टमर स्टूड क्राउडेड नियर द काउंटर. एट द काउंटर भी हो सकता है. अगेन देखो काउंटर नाउन है. और ये बताएं स्टूड नियर द काउंटर भी हो सकता है, कस्टमर नियर द काउंटर भी हो सकता है, लेकिन इसका असल ताल्लुक स्टूड के साथ है. कहाँ पे? किस पे? एड नहीं, एड नहीं, नियर द काउंटर, नियर द काउंटर. अच्छा अब क्या है? द कॉइन रोल्ड. रोल्ड बेटा देखो, अब देखो ये सारे हो सकते हैं. रोल्ड ऑफ द टेबल का मतलब है टेबल से रोल करता हुआ नीचे गिर गया. और रोल्ड ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रोल किया. और रोल्ड अक्रॉस द टेबल, टेबल के चक्कर लगाता रहा वो. ठीक है ना? रोल्ड ओवर द टेबल नहीं, वो तो जंप ओवर द टेबल होता है, वो नहीं होगा. सो रोल डाउन. रोल डाउन द टेबल भी हो सकता है कि वो लुढ़कता हुआ टेबल से नीचे गिरता है. कि सारे इसके मीनिंग आ सकते हैं. आपकी सारी मर्जी, एंजॉय करें. अंडर नहीं, रोल डाउन अंडर द टेबल भी हो सकता है. चलो ठीक. इस तरह से नंबर 5 पे टीना वेट्स डैश द बस स्टॉप फॉर द फ्रेंड एवरी. तो वेट्स के साथ प्रेपोजिशन एक ही लगती होती है, फिक्स. एट द बस स्टॉप. वेट्स फॉर. अच्छा वेट्स फॉर द बस स्टॉप नहीं. देखो वेट के साथ दो प्रेपोजिशन लगी नहीं है. वेट फॉर होता है, वेट फॉर समबडी एंड वेट एट सम प्लेस. वेट एट सम प्लेस एंड वेट फॉर समबडी. मैंने किसी का इंतजार करूं तो मैं कहूंगा वेट फॉर, और मैं जिस जगह पर इंतजार करूं तो वेट एट. ही वाज वेटिंग एट द बस स्टॉप फॉर हिज फ्रेंड. और इसके बाद आपके पास जी नेक्स्ट आपका वर्ड आ रहा है सर हमें फिक्स प्रेपोजिशन याद करनी पड़ेंगी. अच्छा अब हम करते हैं द विलेजेस हैव बिल्ट अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर. अच्छा ओवर द रिवर हो सकता है? नहीं होता. हाँ तो नहीं है. अच्छा इसके बाद आप लिखेंगे नंबर 7 पे इट्स क्वाइट कोल्ड टुडे द टेम्परेचर मींस टू बी अराउंड 5 डिग्री, अराउंड 5 डिग्री, बिलो 5 डिग्री. सारे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. नंबर 8 पे माय हाउस इज ऑन ब्लूबर्ड थिएटर. हाँ नियर भी, नियर ज्यादा बेहतर. माय हाउस इज नियर ब्लूबर्ड थिएटर. ब्लू नियर होगा, नियर ब्लूबर्ड थिएटर. अब घर आपका इन ब्लूबर्ड थिएटर तो नहीं हो सकता ना, थिएटर के अंदर घर बनाया आपने.
और नंबर 9 पे आई ट्राई टू पुट द लगेज ऑन द ट्रॉली, हाँ जी, ऑन द ट्रॉली, ऑन द ट्रॉली। और इसके बाद ही थ्रू अ क्विक ग्लांस एट द क्लॉक। ठीक हो गया जी। अब अगेन देखो सारे प्रश्न के बाद नाउन आया है और उससे पहले वो लिंक बना रहा था उसके साथ। इन द ट्रॉली भी हो सकता है लेकिन नहीं। अब बेटा इन द ट्रॉली और ऑन द ट्रॉली का फर्क ये है कि अगर आपने ये जो प्लेस आप देख रहे हो ना, ओपन प्लेस, ये वाली प्लेस है ओपन, ये ऑन होगा, लेकिन अगर कवर्ड है तो फिर इन होगा। ठीक है, तो हो सकता है ट्रॉली जो है ना ओपन हो जिसके कुछ रखा हो, तो ये दोनों हो सकता है। ये इसी तो कंटेक्चुअल प्रेपोजिशन कहलाता है। आओ बेटा जी नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर आ जाए। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को आपने समझना है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है बेटा, क्या होता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है, मतलब ये टाइम बताते हैं। जैसे आपके इन लिखा हुआ है, इन टू 2011 लिखा हुआ है, इन अगस्त लिखा हुआ है, इन विंटर लिखा हुआ है, ऑन फ्राइडे, ऑन 15, ऑन फाउंडर्स डे लिखा हुआ है, एट 4 o'clock, एट डिनर, एट द पिकनिक। ये आपको बेटा जी याद करना होनी चाहिए चीजें आपको। तो एग्जांपल देखें, काशिफ इज अरेंजिंग अ मीटिंग विद अरीज, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद इन, ऑन और एट। तो आई हैव सम टाइम टू स्पेयर ऑन द 10th। तो कैन वी मीट एट 11 होगा बेटा, टाइम क्लॉक के साथ हम एट यूज करते हैं। और अरीज कहता है 10th इज अ फ्राइडे, लेट मी सी, नो, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी यहाँ पे। आई एम सॉरी आई कांट सी यू ऑन फ्राइडे, I can't see you on Friday. I have a packed schedule. काशिफ कहता है that's too bad, तो बहुत बुरी बात है। You see, I would like to have this meeting in this month as I'm going to be traveling in April. अच्छा बेटा जी आपने याद रखना है preposition टाइम ना, पहले आप सारे लिखवा दो आपको preposition टाइम सारे कितने कितने होते हैं, लिख लो बेटा preposition टाइम लिख लो सारे। preposition टाइम लिखे में कहीं पे लिखे में इन preposition टाइम है, ऑन preposition टाइम और एट preposition टाइम। इन यूज होता है years के लिए, इन यूज होता है मंथ के लिए, ऑन यूज होता है डेज के लिए, और एड यूज होता है टाइम क्लॉक, एट 11 o'clock ऑन मंडे इन जनवरी। नहीं, एट मंडे नहीं होता, ऑन मंडे होता है, एट 7 o'clock होता है, इन जनवरी होता है। ठीक, ये लिखे हुए आप उसको भी याद कर सकते हैं। हाँ जी, प्लेस के लिए भी इन, ऑन, एट होता है, और प्लेस के लिए भी होता है। बस ये बड़ा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। इसके बाद काशिफ की बात कि अरीज की, तो अरीज कहता है 10th इज अ फ्राइडे, लेट मी सी, नहीं इस पे कोई नहीं आएगा। आई एम सॉरी आई कांट सी यू ऑन फ्राइडे। अच्छा काशिफ, दैट्स टू बैड। सर लेट मी सी इन हो सकता है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? आई लाइक टू सर हैव, लेट मी सी इन। I like to have this meeting in this month as I'm going to be traveling in April. So I was wondering, can't we meet dash the weekend, in the weekend? On the weekend, sorry, yes, on the weekend. Can we meet on the weekend? Say on Saturday. Say on Saturday or Sunday. That's fine with me. Weekends are difficult for me. I am always in our relative's place. I'm always in our relative's place or another. नहीं बेटा, in one's relative's place or another. ये ऐड भी हो सकता है, यहाँ पे इसको ऐड भी लिखा जा सकता है, और अगली बेटा ये भी कर लें, दो रह गए हैं। अरीज कहता है आई कैन अंडरस्टैंड वेल देन, आर यू फ्री ऑन द 13th? Let's say sometimes at the afternoon, or 13 should be fine. Shall we say we meet at 4 p.m. or 4 p.m. is fine. See you on Monday. बिल्कुल यार, ये लफ्ज इन द आफ्टरनून है, इसको सही कर लें। समटाइम्स इन द आफ्टरनून, अच्छा बेटा इसके बारे में सुने, इन द आफ्टरनून कब होता है और एट नून कब होता है। इधर सुनो, सारे बच्चे गौर करना आपने। मैंने लफ्ज लिखा, देखो लफ्ज होता है एट नून, एट नाइट, ये वर्ड होता है एट नाइट। लेकिन मैंने ना इन का वर्ड लिखा, तो फिर मैं आर्टिकल द का ऐड कर लूंगा इन द नून, और यहाँ पे मैंने इन द नाइट, दोनों के मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ पे ऐड आ जाएगा तो कोई आर्टिकल नहीं है, ये इनके साथ आर्टिकल है। ठीक है,
तो लो बेटा ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम कल इंशाल्लाह फॉर सेंस आप लोगों ने घर बैठना है और जूम के ऊपर आप अंडरस्टैंड माइक ऑन है, चैट ऑन है, सब कुछ ऑन है, ठीक है, यू कैन टॉक टू मी, ठीक है। और ये इंशाल्लाह ये आपकी ये यूट्यूब के ऊपर भी आपको आ जाएगी। अच्छा कोई और सवाल जवाब तो नहीं है किसी किस्म का बच्चों?